जब मैंने दिल्ली के सरकारी अस्पताल में 36 घंटे की लगातार ड्यूटी के बाद अपने घर का दरवाज़ा खोला तो मेरी एकमात्र इच्छा एक गर्म स्नान और कुछ खाने की थी। मगर मुझे अपने फ्रिज के ठीक बगल में एक चमकदार नया फ्रिज लगा मिला। मेरी बहू रिया ने मुझे वह रूखी मुस्कान दी जिसे मैं बखूबी जानती थी। ये मेरा है, उसने बाहें मोड़कर कहा। आज से अपना खाना खुद खरीदना। तभी मैंने उन पीले लेबलों पर ध्यान दिया जो 3 दिन पहले मेरे खरीदे हुए सारे खाने के सामान पर लगे थे। उनमें से किसी पर भी मेरा नाम नहीं था। वे ये आसानी से भूल गए कि वे मेरे घर में बिना एक पैसा किराया दिए रह रहे थे। जो कुछ हुआ उसके बाद उन्हें रोते हुए जागना पड़ा। मगर आगे बढ़ने से पहले कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट्स में बताएं कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं। हमें यह जानकर अच्छा लगता है कि हमारी कहानियाँ कहाँ तक पहुँच रही हैं। मेरा नाम ममता है। मैं 65 साल की हूँ और लगभग 4 दशकों से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नर्सिंग अधीक्षक हूँ। उस दिन मेरे सफ़ेद जूते जो कभी नए थे मेरे पैरों में आग लगा रहे थे। मेरा बदन दर्द से चूर था। पीठ, घुटने, कंधे दूसरों की सेवा में बीते जीवन के निशान थे। मैंने अपना पर्स रसोई के काउंटर पर रखा, अभी भी यह समझने की कोशिश कर रही थी कि क्या हो रहा था। नए फ्रिज की चांदी जैसी चमक मेरी पुरानी सफ़ेद फ्रिज का मजाक उड़ाती लग रही थी, जबकि वह बिल्कुल ठीक काम कर रही थी। गर्मा गर्म पकवान की खुशबू मेरी नासिकाओं में भर गई, लेकिन आराम की बजाय इसने केवल उलझन पैदा की। रिया, इसका क्या मतलब है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ जितनी मैंने सोची थी उससे कहीं ज़्यादा रूखी निकली। उसने अपने पूरी तरह से रंगे हुए बालों को ठीक किया और नए फ्रिज की ओर चली। ये आसान है ममता जी, ये फ्रिज मेरा है, वह आपका है। मेरे फ्रिज में जो है वह मेरा है, आपके में जो है वह आपका। उसने नाटकीय अंदाज में नए उपकरण का दरवाज़ा खोला। देखा, सब व्यवस्थित। तभी मैंने अपने फ्रिज के अंदर हर चीज़ पर चिपके पीले लेबलों को देखा। पनीर, दूध, अंडे, सब्जियाँ, सब पर रिया का नाम बड़े काले अक्षरों में लिखा था। लेकिन ये सब मैंने 3 दिन पहले ख़रीदा था। मैं बुदबुदाई, मेरा गला रूंध गया था। बिल्कुल सही, और अब यह ठीक से चिह्नित है। वह मुस्कुराई, वह मुस्कान जो कभी उसकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। मैं अपनी चीज़ें साझा करते करते थक गई हूँ, तो आज से हर कोई अपना सामान खुद खरीदेगा। मुझे अपने शरीर में सिहरन महसूस हुई, डर से नहीं बल्कि एक शांत आक्रोश से जो मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ रहा था। मैंने वह खाना अपनी मेहनत के पैसों से ख़रीदा था। पैसे जो मैंने मरते हुए लोगों का हाथ थामते, घाव साफ करते और दुखी परिवारों को सांत्वना देते हुए कमाए थे। यह सब तब जब मेरी बहू और मेरा बेटा मेरी छत के नीचे बिना एक पैसा भी दिए रह रहे थे। कर्ण को यह पता है? मैंने अपने बेटे का जिक्र करते हुए पूछा। जैसे ही मैंने उसका नाम लिया, कर्ण रसोई के दरवाजे पर प्रकट हुआ। 35 साल की उम्र में मेरा इकलौता बेटा अपने पिता की छवि था, जिन्हें उसने तब खो दिया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। लेकिन उस पल मुझे उसकी आंखों में वह बच्चा नहीं दिखा जिसे मैंने पाला था। हाँ, मुझे पता है माँ, उसने मेरी नज़रें चुराते हुए कहा। रिया सही कह रही है। चीज़ों को इस तरह से व्यवस्थित करना बेहतर है। हर कोई अपना ध्यान रखे। मैं वहाँ अपने बेटे और उसकी पत्नी के बीच खड़ी रह गई। अपने ही घर में पराई महसूस कर रही थी। वह घर जिसे मैंने अकेले सालों तक डबल शिफ्ट करके कमाया था। वह घर जहाँ मैंने अपने पति राजेश की मृत्यु पर आंसू बहाए थे। वह घर जहाँ मैंने करण के घुटनों के जख्मों को ठीक किया था, जहाँ मैंने उसके ग्रेजुएशन का जश्न मनाया था, जहाँ मैंने उसके हर दिल टूटने पर उसे सांत्वना दी थी। मैं समझ गई। मैं इतना ही कह पाई इससे पहले कि अपने कमरे में चली जाती। मैंने दरवाज़ा बंद किया, बिस्तर के किनारे बैठी और अपने हाथों को देखा। खुरदुरे हाथ, उभरी हुई नसें, समय और लगातार काम से चिह्नित। वे हाथ जिन्होंने मेरे बेटे को जन्म के समय थामा था, जिन्होंने उसके आंसू पोंछे थे, जिन्होंने इस घर के हर बिल का भुगतान किया था। उस रात मैं रोई नहीं। मेरे अंदर कुछ बदल गया था। खिड़की से मैंने पूर्णिमा को अपने चांदी की रोशनी से बगीचे को नहलाते हुए देखा। वही बगीचा जिसे मैंने अकेले लगाया था जब राजेश की मृत्यु हो गई थी, मुझे एक छोटे बेटे और चुकाने के लिए गिरवी रखी संपत्ति के साथ छोड़कर। मैं सोई नहीं। मेरा मन हर पल, हर त्याग, हर अतिरिक्त शिफ्ट को सूचीबद्ध करने में लगा था, ताकि करण को सबसे अच्छा मिल सके। हर बार जब मैंने अपने लिए कुछ खरीदना छोड़ दिया ताकि उसे नए कपड़े, इंग्लिश क्लास, एक कंप्यूटर मिल सके,
और अब वह वहाँ था, एक वयस्क व्यक्ति, अपनी पत्नी को मुझे मेरी ही रसोई में एक घुसपैठिया की तरह व्यवहार करने दे रहा था। अगली सुबह मैं जल्दी उठी। मैंने चुपचाप अपनी कॉफ़ी बनाई, उस कॉफ़ी पाउडर का उपयोग करके जिस पर चमत्कारिक रूप से अभी तक रिया का नाम वाला लेबल नहीं लगा था। मैं रसोई की मेज़ पर बैठी, वही मेज़ जहाँ करण ने सालों तक अपना होमवर्क किया था, और एक फ़ैसला लिया। मैंने अपना मोबाइल निकाला और अपनी दोस्त मीना को फ़ोन किया, एक सेवानिवृत्त वकील जिसे मैं तब से जानती थी जब वह सालों पहले मेरी मरीज़ थी। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मैंने फ़ोन उठाते ही कहा। यह दिल्ली में मेरे घर के बारे में है। मीना ने चुपचाप सुना जबकि मैंने पिछली रात की घटनाओं का वर्णन किया। जब मैं ख़त्म हुई उसने आह भरी, ममता तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, सामना करना या रणनीतिक होना। तुम क्या पसंद करोगी? मैं अपना घर वापस चाहती हूँ, मैंने उस दृढ़ संकल्प के साथ जवाब दिया जो मुझे सालों से महसूस नहीं हुआ था। और मैं चाहती हूँ कि वे समझें, इज्जत के मायने को पहचानें। तो हम रणनीतिक बनेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। 3 दिन बीत गए। इन दिनों में मैंने अपनी दिनचर्या जारी रखी, काम पर गई, थकी हारी लौटी और रिया उपकरण को वह सब कुछ भोगते देखा जो मैंने बनाया था। नया फ्रिज महंगे पकवानों, शराब, आयातित पनीर और उत्तम मांस से चमक रहा था, जबकि मेरे पास केवल वह मूलभूत सामान था जो मैं घर के सारे बिल चुकाने के बाद बचे हुए थोड़े से पैसे से खरीद पाती थी। वे सारे बिल जो सुविधाजनक रूप से मेरे नाम पर आते थे। चौथी रात मैं सरकारी अस्पताल से जल्दी लौट आई। मैंने करण और रिया को बैठक में टीवी देखते हुए पाया, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए, एक बड़े कटोरे से भुट्टे खाते हुए, भुट्टे जो मेरे माइक्रोवेव में मेरे चीनी मिट्टी के कटोरे से बने थे। शुभ रात्रि, मैंने बैठक के दरवाजे पर रुकते हुए कहा। उन्होंने मुझे संक्षेप में देखा, एक बेमन से नमस्ते बुदबुदाया और अपना ध्यान टीवी पर वापस कर दिया। ये उसी पल था जब मुझे एहसास हुआ कि ये केवल खाने या फ्रिज के बारे में नहीं था। ये सम्मान, कृतज्ञता और त्याग को पहचानने के बारे में था। और यह उसी पल था जब मैंने तय किया, यह उन्हें उस स्वतंत्रता का सच्चा स्वाद दिखाने का समय था जिसकी वे इतनी इच्छा रखते थे। अगली सुबह गुरुवार को मैं काम पर नहीं गई। वर्षों में पहली बार मैंने अस्पताल में फ़ोन करके एक दिन की छुट्टी मांगी। मेरी सहकर्मी संध्या, जो ड्यूटी पर थी, हैरान थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। मैं शायद ही कभी अनुपस्थित रहती थी, यहाँ तक कि जब बीमार भी होती थी। मैंने करण और रिया के बाहर जाने का इंतज़ार किया। वह एक और नौकरी के इंटरव्यू के लिए, जो कभी सफल नहीं होता था। वह हर हफ्ते बिना सोचे समझे उस ब्यूटी पार्लर में जाती थी जहाँ वह नियमित रूप से जाती थी, उन पैसों को खर्च करती थी जो उसके पास नहीं थे। जब घर में शांति छाई, मैंने अपनी योजना शुरू की। सबसे पहले मैं अपने कमरे में गई और अलमारी के पीछे रखी दस्तावेज़ों की एक पेटी निकाली। उसमें घर के सभी कागजात, भुगतान के सबूत, मरम्मत की रसीदें थीं। वह सब कुछ जो ये साबित करता था कि उस जगह का हर इंच मेरे पसीने से कमाया गया था। कागजातों के बीच मुझे एक ऐसी चीज़ भी मिली जिसे मैंने लंबे समय से नहीं देखा था, कर्ण द्वारा 5 साल पहले हस्ताक्षरित एक दस्तावेज़। यह एक आर्ण अनुबंध था। जब वह 30 साल का हुआ और उसने अपना खुद का व्यवसाय खोलने का फैसला किया तो वह मेरे पास पैसे मांगने आया। उस समय मैंने अपनी सेवानिवृत्ति की बचत का त्याग किया। 2 लाख रुपए जिन्हें इकट्ठा करने में मुझे दशकों लग गए थे। ये एक निवेश है माँ, उसने चमकती आंखों से कहा था। 2 साल में मैं तुम्हें सब कुछ ब्याज सहित वापस कर दूंगा। वह व्यवसाय, एक इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण की दुकान, 1 साल से भी कम समय में दिवालिया हो गया। पैसा गायब हो गया और करण ने कभी इस विषय का जिक्र नहीं किया। और मैंने, जैसी मैं हमेशा से मान रही हूँ, कभी उससे पैसे नहीं मांगे। मुझे लगा कि वह असफलता को लेकर काफ़ी बुरा महसूस कर रहा था, लेकिन अब इस दस्तावेज़ को हाथ में लेकर मुझे एहसास हुआ कि शायद मेरी उदारता एक गलती थी। शायद जिम्मेदारियाँ न मांगकर मैंने उस कृतज्ञ व्यक्ति को बनाने में मदद की थी जो मेरा बेटा बन गया था। मैंने अनुबंध को स्कैन किया और मीना को भेजा, साथ ही अन्य सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज भी। फिर मैंने पिछले 2 सालों के सभी घरेलू बिलों का विस्तृत लेखा जोखा तैयार किया। पानी, बिजली, इंटरनेट, गृह कर, रख रखाव, बीमा, सुपरमार्केट, सब कुछ विशेष रूप से मेरे द्वारा भुगतान किया गया था, जबकि मैं काम करने में पूरी तरह से सक्षम 2 वयस्कों का भरण पोषण कर रही थी। फिर मैं करण और रिया के कमरे में गई। मैं जानती थी कि मुझे वहाँ नहीं होना चाहिए था, लेकिन मुझे बेहतर ढंग से समझने की ज़रूरत थी कि क्या हो रहा था।
रिया की नाइट स्टैंड पर मुझे एक संयुक्त खाते के बैंक विवरण मिले जिसके बारे में मैं नहीं जानती थी। जल्दी से देखते हुए मैंने उसकी माँ के खाते से नियमित जमा देखे। एक धनी महिला जो विदेश में रहती थी। रिया को हर महीने एक अच्छी रकम मिलती थी। वह पैसा जो स्पष्ट रूप से घर के खर्चों में योगदान करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। डेस्क के एक दराज में मुझे कुछ और भी बुरा मिला। उसी मोहल्ले में बिकने वाले घरों का एक संपत्ति ब्रोशर। उनमें से एक पर वित्त पोषण के बारे में नोट्स के साथ एक गोला बनाया गया था। मार्जिन में रिया की लिखावट में मैंने पढ़ा, जब हम बूढ़ी औरत का घर बेच देंगे उसका हिस्सा 30%, हमारा हिस्सा 70%। बगल में मेरे घर की बिक्री से उन्हें कितनी राशि मिल सकती थी और उस पैसे का उपयोग वे नई संपत्ति खरीदने के लिए कैसे करेंगे, इसका विस्तृत हिसाब था जिसमें मुझे केवल मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा मिलता था। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। यह सिर्फ फ्रिज पर लगे लेबल नहीं थे, यह मेरी चीज़ों को हड़पने और जब मैं अब उपयोगी नहीं रहूँगी तो मुझे फेंक देने की एक पूरी योजना थी, और मेरा बेटा इसमें शामिल था। मैंने अपने मोबाइल से हर चीज़ की तस्वीरें लीं और कागजात को ठीक उसी जगह पर रख दिया जहां मैंने उन्हें पाया था। मैं उनके कमरे से बाहर निकली, खुद को धोखा महसूस कर रही थी, लेकिन अजीब तरह से मजबूत, शांत आक्रोश ने दृढ़ संकल्प का स्थान ले लिया था। मेरा अगला पड़ाव एक पुराने दोस्त सुनील का कार्यालय था, जो एक मुनीम था जिसे मैं तब से जानती थी जब वह अस्पताल के वित्त का प्रबंधन करता था। मैंने उसे दस्तावेज और अदा न किया गया आरण दिखाया। ब्याज और सुधार के साथ आज इसका मूल्य क्या होगा, मैंने पूछा। सुनील ने अपने कैलकुलेटर पर कुछ गणनाएं की। कानूनी ब्याज के हिसाब से आज ये लगभग 3,20,000 रुपये होगा। 3,20,000 रुपये यदि आवश्यक हो तो उनसे दूर एक नई शुरुआत करने के लिए पर्याप्त। और अगर मैं इसे कानूनी रूप से वसूलना चाहूँ? सुनील ने अपने चश्मे के ऊपर से मुझे देखा। क्या आप निश्चित हैं ममता? हम आपके बेटे की बात कर रहे हैं। मुझे यकीन है कि वह मेरा बेटा है। मुझे यकीन नहीं है कि उसे अभी भी यह याद है या नहीं। बाहर निकलने से पहले सुनील ने मुझे एक वकील का नाम दिया जो पारिवारिक और संपत्ति कानून में माहिर थे। अगर तुम्हें उस रास्ते पर जाना पड़े तो अगस्त तो सबसे बेहतर है। मैं पर्याप्त समय के साथ घर लौटी। मैं सुपरमार्केट गई और ढेर सारा खाना खरीदा। केवल ज़रूरी चीज़ें नहीं बल्कि वे ख़ास व्यंजन जो कर्ण और रिया को पसंद थे। आयातित गोरगोंजोला पनीर जो रिया को बहुत भाता था, क्राफ्ट बियर जो कर्ण जमा करता था, बेल्जियम चॉकलेट, विदेशी फल। घर आकर मैंने एक विस्तृत रात का खाना बनाना शुरू किया। एक भुना हुआ व्यंजन जो मेरे बेटे का बचपन से पसंदीदा था, साथ में सुनहरे आलू और उबली हुई सब्जियां। मैंने एक परिष्कृत मिठाई भी बनाई, तिरामिसू, जिसकी रिया हमेशा तारीफ़ करती थी जब हम रेस्तरां में खाते थे। मैंने अपनी सबसे अच्छी प्लेटों, शादी में मिली क्रिस्टल वाइन ग्लास, कपड़े की नैपकिन के साथ मेज़ सजाई। मैंने केंद्र में ताज़े फूल रखे और मोमबत्तियां जलाईं। करण और रिया तब आए जब मैं आखिरी तैयारियां कर रही थी। मैंने उनकी आंखों में आश्चर्य देखा जब उन्होंने सजी हुई मेज़ देखी, जब उन्होंने भोजन की खुशबू महसूस की। यह क्या है माँ? करण ने भ्रमित होकर पूछा। एक ख़ास रात का खाना, मैंने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैंने सोचा कि हम बात कर सकते हैं। रिया थोड़ी संदिग्ध लग रही थी, लेकिन भोजन की खुशबू और सजी हुई मेज़ देखकर वह थोड़ी शांत हो गई थी। माई मम, अच्छी खुशबू आ रही है, उसने भुने हुए व्यंजन को देखने के लिए करीब आते हुए टिप्पणी की। स्नान कर लो और खाने आ जाओ, मैंने सुझाव दिया। सब तैयार है। जैसे ही वे ऊपर कपड़े बदलने गए, मैंने मेज़ को अंतिम रूप दिया। हर प्लेट के नीचे मैंने एक लिफाफा रखा। करण के वाले में कर्ज का अद्यतन अनुबंध जिसमें बकाया राशि थी। रिया के वाले में मेरे घर को बेचने की उनकी योजनाओं की मेरी खींची गई तस्वीरों की प्रतियां। और अपनी जगह पर मैंने एक तीसरा लिफाफा रखा, अगस्तो वकील द्वारा तैयार की गई एक औपचारिक सूचना जिसमें उन्हें संपत्ति खाली करने के लिए 30 दिन का समय दिया गया था। मेज़ केवल रात के खाने के लिए नहीं बल्कि आने वाले सच के क्षण के लिए सजी थी। मैंने अपने लिए एक गिलास शराब डाली और एक अजीब सी शांति महसूस करते हुए इंतज़ार किया। पिछले दिनों महसूस हुआ कड़वा स्वाद एक शांत दृढ़ संकल्प में बदल गया था। यह समय था कि वे सीखें कि सम्मान पीली पर्चियों में नहीं आता। सम्मान कमाया जाता है, पाला जाता है, और जब यह खो जाता है तो इसके कड़वे परिणाम हो सकते हैं।
करण और रिया सीढ़ियों से उतर रहे थे, किसी बात पर हंस रहे थे जिसे मैं सुन नहीं पाई। वे आराम से लग रहे थे, जैसे कि दुनिया उनकी हो। उनकी हंसी की आवाज़, जिसे मेरे माँ के दिल को गर्म करना चाहिए था, अब मुझे उदासी और आक्रोश का मिश्रण दे रही थी। मेरा बेटा मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वाह माँ, यह सब हमारे लिए है, करण ने मेज़ पर बैठते हुए पूछा। उसकी आंखें ढेर सारे भोजन को देखकर चमक रही थीं। रिया उसके बगल में बैठ गई, महंगी पोशाक को ठीक करते हुए जिसे वह घर में कैजुअल कपड़ों की तरह पहनती थी। हाँ, मैंने धीरे से जवाब दिया। मुझे लगा कि हम एक ख़ास शाम के हकदार हैं। कोई ख़ास मौका? रिया ने संदेह से पूछा, जबकि उसने लिनन नैपकिन उठाई और अपनी गोद में रखी। चलो मान लेते हैं कि यह नई शुरुआत का उत्सव है, मैंने उनके गिलासों में शराब डालते हुए जवाब दिया। एक महंगी मरलोट जो मैंने ख़ास मौके के लिए ख़रीदी थी। कृपया परोसिए। करण को दूसरी बार निमंत्रण की ज़रूरत नहीं पड़ी। उसने अपनी थाली में भुने हुए व्यंजन और साइड डिश की उदार मात्रा भर ली। रिया ने उसका अनुसरण किया, हालांकि अधिक संयम के साथ। हमेशा अपनी उपस्थिति की चिंता रहती थी। हम कुछ मिनटों तक खामोशी में खाते रहे, केवल बर्तनों की खनखनाहट ही माहौल में भर रही थी। यह स्वादिष्ट है माँ, करण ने आखिरकार टिप्पणी की, पहले से ही दूसरी थाली पर। आपने काफ़ी समय से यह भुना हुआ व्यंजन नहीं बनाया था। काफ़ी समय से हमारे पास जश्न मनाने का कोई कारण नहीं था, मैंने मुश्किल से अपने भोजन को छूते हुए जवाब दिया। जो होने वाला था उसकी चिंता ने मेरी भूख मार दी थी। रिया ने मेरे व्यवहार पर गौर किया। वह हमेशा अवलोकनशील थी, एक गुण जो सराहनीय हो सकता था यदि इसे मुख्य रूप से अपने फ़ायदे के लिए स्थितियों में हेर फेर करने के लिए इस्तेमाल न किया जाता। आप अजीब लग रही हैं ममता, उसने कांटा नीचे रखते हुए कहा। वास्तव में क्या हो रहा है? मैंने एक घूंट शराब पी, तरल को अपने गले को गर्म महसूस करते हुए, मुझे हिम्मत देते हुए। मैं फ्रिज वाले प्रकरण के बाद से बहुत सोच रही थी। करण में शर्मिंदा दिखने की शिष्टता थी, लेकिन रिया ने अपनी तटस्थ, लगभग अवहेलना भरी अभिव्यक्ति बनाए रखी, और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची। मैंने जारी रखा कि आप लोग सही हैं। इससे उन्हें आश्चर्य हुआ। उन्होंने तेज़ी से एक दूसरे की तरफ देखा, जैसे कि यह समझने की कोशिश कर रहे हों कि मैं इस बातचीत के साथ कहाँ जा रही थी। हर किसी को अपनी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये उचित है, ये व्यवस्थित है, और सबसे बढ़कर ये वयस्क है। मैंने शराब का एक और घूंट पिया। इसलिए मैंने आपके लिए एक सरप्राइज़ तैयार किया है। एक सरप्राइज़? करण की आवाज़ में वही बचपन की उम्मीद थी जिसे मैं बचपन से जानती थी। उसे हमेशा सरप्राइज़ पसंद थे, खासकर जिनमें उपहार शामिल होते थे। हाँ, यह आपकी प्लेटों के नीचे है। उन्होंने फिर से उत्सुकता से एक दूसरे की तरफ देखा। अब करण पहला था जिसने प्लेट उठाई और भूरा लिफाफा पाया। रिया ने अधिक सतर्कता से उसका अनुसरण किया। ये क्या है? करण ने लिफाफा खोलते हुए पूछा। उसके चेहरे का भाव बदल गया जैसे ही उसने अपने हाथों में दस्तावेज को पहचाना। ऋण अनुबंध जिसमें अद्यतन मूल्य फॉस्फोरेसेंट पीले रंग में हाईलाइट किए गए थे, फ्रिज के लेबल का वही रंग, मेरी ओर से एक जानबूझकर किया गया चुनाव। ये क्या है माँ? ये 5 साल पहले का है, वह पीला पड़ते हुए बड़बड़ाया। सही कहा, 5 साल 2 महीने और 17 दिन सटीक होने के लिए, मैंने शांति से जवाब दिया। पर्याप्त समय ताकि ब्याज 2,000 को 3,20,000 रुपये में बदल सके। रिया ने करण के हाथों से कागज़ छीन लिया, उसकी आंखें तेज़ी से संख्याओं पर दौड़ती हुई। नहीं, आप शायद मजाक कर रही हैं मीना। लेकिन मैं सच कह रही हूँ, और तुम्हें अपना लिफाफा देखना चाहिए रिया। मुझे यकीन है कि तुम्हें वह मिल जाएगा, बहुत कुछ बताएगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा फाड़ा। जब उसने अपने ही घर के नक्शे देखे तो उसका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। तुम हमारी चीज़ों में ताक झांक कर रही थी, उसने मेज़ पर हाथ पटकते हुए आरोप लगाया, जिससे कटलरी की आवाज़ आई। जैसे तुम लोगों ने मेरे फ्रिज में, मेरे खाने में, मेरी ज़िंदगी में ताक झांक की। मेरी आवाज़ शांत रही, जिससे वह और भी ज़्यादा भड़क उठी। ममता, क्या हम इस बारे में बात कर सकते हैं? करण ने याचना भरे स्वर में कहा। वह कारोबार खराब हो गया। तुम्हें पता है, मैं तुम्हें पैसे देने की योजना बना रहा था जब जब मेरा घर बिक जाता। मैंने बात काटते हुए कहा,
जब मुझे 30% हिस्से के साथ बेदखल कर दिया जाता, जैसा कि तुम्हारी पत्नी ने इतनी उदारता से योजना बनाई है। करण ने सदमे में रिया की ओर देखा। ये क्या कह रही है? भोले मत बनो करण, रिया ने पलटवार किया। हमने इस बारे में बात की थी। यह घर उसके लिए बहुत बड़ा है। इसे बेचना और सबका अपना रास्ता लेना ज़्यादा समझदारी होगी। लेकिन हमने कभी प्रतिशत या के बारे में बात नहीं की। वह रुक गई, यह महसूस करते हुए कि वह खुद को और फंसा रही थी। मुझे धोखा देने के बारे में मैंने उसके लिए बात पूरी की। जो मेरा हक है उसे लेने के बारे में, जो मैंने तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद अकेले बनाया था, जब वह मुझे एक छोटे बेटे और चुकाने वाले बिलों के साथ छोड़ गए थे। जो खामोशी छाई रही वह भारी थी। कोई भी अब खाना नहीं छू रहा था। भुना हुआ मांस प्लेटों में ठंडा हो रहा था, जैसे कि हमारे बीच का माहौल। और भी है, मैंने आखिरकार अपना लिफाफा उठाते हुए कहा, चूंकि हम इतनी व्यवस्थितता से काम कर रहे हैं कि किसका क्या है। मैंने वह दस्तावेज करण को सौंप दिया। उसे खोलते हुए उसके हाथ कांप रहे थे। रिया ने गर्दन फैलाकर उसके साथ पढ़ने की कोशिश की। बेदखली का नोटिस उसने अविश्वास में पढ़ा। ममता, तुम सच में ऐसा नहीं कर सकती। 30 दिन, मैंने जवाब दिया। वकील ने कहा कि यह पर्याप्त से ज़्यादा है, यह देखते हुए कि उनका कोई औपचारिक किराए का अनुबंध नहीं है और वे घर के रखरखाव में आर्थिक रूप से योगदान नहीं करते हैं। रिया अचानक खड़ी हो गई, अपनी वाइन ग्लास गिरा दिया। लाल तरल सफ़ेद मेज़पोश पर खून की तरह बह गया। तुम ऐसा नहीं कर सकती। हम तुम्हारा परिवार हैं। परिवार, मैंने एक भौं उठाई। परिवार सम्मान करता है, परिवार योगदान देता है, परिवार खाने पर लेबल नहीं लगाता जिसके लिए उसने पैसे नहीं दिए, या बुढ़िया के घर को बेचने की योजना नहीं बनाता जैसा कि तुम मेरे पीठ पीछे मुझे प्यार से बुलाती हो। करण भी खड़ा हो गया, चेहरा निराशा का नकाब था। ममता, कृपया चलो बात करते हैं। हमें इस बिंदु तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है। मैं आश्चर्यजनक रूप से शांत बैठी रही। मैं खोखली बातों से थक गई हूँ करण। मैं अपने ही घर में एक बोझ की तरह व्यवहार किए जाने से थक गई हूँ। 2 पूरी तरह से सक्षम वयस्कों का भरण पोषण करने के लिए काम कर रही हूँ, जो ज़रा भी कृतज्ञता या सम्मान नहीं दिखाते। यह सब तुम्हारी गलती है, रिया करण पर चिल्लाई। तुमने कहा था कि तुम्हारी ममता कभी ऐसा नहीं करेगी, कि वह हमेशा झुक जाएगी। और मैं हमेशा झुकती थी, मैंने पुष्टि की। यही मेरी गलती थी। मैंने उन्हें सोचने दिया कि वे बदले में कुछ भी दिए बिना सब कुछ ले सकते हैं। हम 30 दिनों में नहीं जा सकते, करण ने हताशा में तर्क दिया। हमारे पास कहीं और जाने के लिए नहीं है। रिया के माता पिता का शहर में वह खाली अपार्टमेंट है, मैंने सुझाव दिया। वही जिसका उसने जिक्र किया था जब वे मुझे वृद्धाश्रम भेजने पर चर्चा कर रहे थे। रिया की आंखें खुल गईं। क्या तुमने वह भी सुना? मैंने पर्याप्त सुना। मैं आखिरकार खड़ी हुई, अपनी लगभग अछूती प्लेट उठा ली। और अब अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं सेवानिवृत्त होने जा रही हूँ। आप रात का खाना ख़त्म करने के लिए स्वतंत्र महसूस करें। आखिरकार यह मेरे पैसे से मेरे रसोई में तैयार किया गया था। आनंद लें जब तक आप कर सकें। मैं रसोई के दरवाजे की ओर चली और आखिरी बार मुड़ी। आह! और करण, वह भुना हुआ मांस हमेशा तुम्हारा पसंदीदा खाना था, लेकिन तुमने कभी महसूस नहीं किया कि मुझे इसे पकाना कितना नापसंद है। इसकी गंध दिनों तक मेरे हाथों में रहती है, लेकिन मैंने फिर भी इसे बनाया, क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करती थी जितना तुम कभी समझ नहीं पाओगे। मैं ऊपर अपने कमरे में चली गई। उनके बीच शुरू हुई गर्मा गर्म बहस सुन रही थी। आरोप प्रत्यारोप, कुछ और टूटने की आवाज़। मुझे परवाह नहीं थी। मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। मैं अपने बिस्तर पर लेट गई और कई दिनों में पहली बार गहरी नींद सोई, अंततः अपने जीवन की बागडोर संभालने वाले की शांत अंतरात्मा के साथ। अगली सुबह मैं खिड़की के पर्दों की दरारों से आती धूप से जाग गई। एक पल के लिए मैं जो कुछ हुआ था उसके बारे में भ्रमित रही, जैसे कि यह सब सिर्फ एक तीव्र सपना था। लेकिन फिर मैंने नीचे दरवाजे खटकने और तेज़ आवाज़ें सुनी। वास्तविकता पूरी ताकत के साथ लौट आई। मैं उठी, एक लंबा स्नान लिया और सावधानी से कपड़े पहने। ऐसे कपड़े चुने जिनसे मुझे आत्मविश्वास महसूस हो। काले रंग का पैंट, नीले रंग की सिल्क ब्लाउज़, मोतियों का हार जो राजेश ने हमारी आखिरी शादी की सालगिरह पर मुझे दिया था।
मैंने खुद को आईने में देखा और न केवल थकी हुई नर्स या धोखा दी गई माँ को देखा, बल्कि एक ऐसी महिला को देखा जो अपनी गरिमा वापस पाने के लिए दृढ़ थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। हर कदम नियंत्रण का एक अभ्यास था। रसोई में एक गड़बड़ थी। पिछली रात के खाने के गंदे बर्तन, मेज़पोश पर शराब के दाग, खाने के टुकड़े। जाहिर है किसी ने भी सफाई करने की परवाह नहीं की। करण मेज़ पर सिर पकड़े बैठा था। ऐसा लग रहा था कि वह सोया नहीं है। उसने मुझे देखते ही नज़रें उठाईं। ए ममता, उसने खरखरी आवाज़ में शुरू किया। शुभ प्रभात करण, मैंने तटस्थता से जवाब दिया, कॉफ़ी मेकर की ओर बढ़ते हुए। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं निकालूं। कॉफ़ी का पैकेट रिया के नाम की पीली पर्ची के साथ रखा था। एक छोटा सा विरोध। पिछली रात उसने फिर कोशिश की। रिया कहाँ है? मैंने अपनी कप तैयार करते हुए पूछा। वह जल्दी निकल गई। अपने माता पिता के घर गई है। करण हिचकिचाया। हम मुसीबत में हैं माँ, मुझे लगता है। हाँ। मैं उसके सामने बैठ गई, कप को अपने और उसके बीच एक छोटी सी दीवार की तरह रखते हुए। 30 दिन नई जगह ढूंढने के लिए ज़्यादा नहीं होते। सिर्फ यही बात नहीं है। वह सचमुच परेशान लग रहा था। रिया बहुत गुस्से में है। कहती है कि अगर घर की बात नहीं बनती तो वह मुझ पर मुकदमा करेगी। मुझ पर मुकदमा? मैंने अपनी भौं उठाई। ये घर मेरे नाम पर है करण, सिर्फ मेरे नाम पर। मुझे पता है, लेकिन उसने घबराहट में अपने बालों में हाथ फेरा। हमारी योजनाएं थीं, वादे थे। मेरी कीमत पर, बिना मेरी जानकारी या सहमति के बनाए गए वादे और योजनाएं मैंने जोड़ दिया। उनका कोई कानूनी मूल्य नहीं है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। उसने अनिर्णय में अपना होंठ काटा। वह पैसा जो तुमने मुझे दिया था, मेरे पास उसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं है। ये कोई नई बात नहीं है, मैंने शांति से जवाब दिया, कॉफ़ी का एक घूंट लेते हुए। नहीं माँ, तुम नहीं समझ रही हो। उसकी आवाज़ लगभग फुसफुसाहट में बदल गई। व्यापार बंद होने के बाद मुझ पर कुछ कर्ज हो गया था। मैंने निवेश करके पैसा वापस पाने की कोशिश की। मैंने अपनी कप नीचे रख दी। किस तरह का निवेश? खेल, ऑनलाइन जुआ? वह मुझसे आंखें नहीं मिला पा रहा था। मुझे लगा कि मैं जल्दी से मूल्य बढ़ा सकता हूँ और तुम्हें वापस कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन तुमने सब कुछ खो दिया। मैंने छाती में एक गांठ महसूस करते हुए अपनी बात पूरी की। पैसे के लिए नहीं, बल्कि इस रहस्य उद्घाटन के लिए कि मेरे बेटे को एक ऐसी समस्या थी जिसकी मुझे ज़रा भी भनक नहीं थी। ये कितने समय से चल रहा है? लगभग 3 साल, उसने कबूल किया। रिया को पहले नहीं पता था। जब उसे पता चला तो वे बहुत गुस्सा हुई। तभी हमने दूसरे विकल्प तलाशने शुरू किए, जैसे मुझे घर बेचने के लिए मनाना। उसने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। योजना ये थी कि बिक्री के पैसे से मेरे कर्ज चुकाए जाए और हम तीनों के लिए एक छोटी जगह खरीदी जाए। हम तीनों के लिए, मैंने अविश्वास से दोहराया, मुझे वृद्धाश्रम भेजने की योजना बनाने के बाद भी। यह रिया का विचार था। उसने अपना बचाव किया। मैं कभी इसके लिए सहमत नहीं था, लेकिन तुमने उसे रोका भी नहीं। जाहिर है मैं खड़ी हो गई और नहीं बैठ सकती थी। करण, तुम्हें वास्तव में कितना देना है? उसने एक ऐसी रकम फुसफुसाई जिससे मैं लड़खड़ा गई। बैंक, साहूकारों और जुए के प्लेटफार्मों के बीच लगभग ₹500,000,000। एक ऐसी राशि जिसे वह कभी कभी मिलने वाले अस्थायी कामों से कभी नहीं चुका पाता। इसीलिए रिया इतनी हताश है, उसने समझाया। कर्जदार फ़ोन करने लगे, आने लगे। उसे डर है। मैं रसोई के काउंटर पर झुक गई, सब कुछ समझने की कोशिश कर रही थी। मेरा बेटा सिर्फ कृतघ्न नहीं था, वह गहरे संकट में था और किसी तरह मैं उसे फिर से बचाने के लिए जिम्मेदार हो गई थी। तुम क्या करने वाले हो? मैंने अंत में पूछा। मुझे नहीं पता। इस बातचीत की शुरुआत में पहली बार मैंने उसकी आंखों में आंसू देखे। मैं डरा हुआ हूँ माँ। मेरा एक हिस्सा उसे गले लगाना चाहता था, उसे बताना चाहता था कि सब ठीक हो जाएगा, कि माँ सब कुछ सुलझा लेगी जैसे उसने हमेशा किया था। लेकिन वह हिस्सा विश्वासघात से, सामने आई योजनाओं से, फ्रिज पर लगी पीली पर्चियों से कमज़ोर हो गया था। मैं अब अस्पताल जा रही हूँ, मैंने अपना पर्स लेते हुए घोषणा की। मेरी कल तक ड्यूटी है। जब मैं वापस आऊँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पास एक योजना हो, एक वास्तविक योजना, मेरे अपने पर कब्जा करने की और कोई कल्पनाएं नहीं। लेकिन माँ, नहीं करण, लेकिन ख़त्म हो गया। माँ, तुम 35 साल के हो।
अगर तुम्हें जुए के कर्ज में आधा करोड़ रुपए जमा करने की इतनी परिपक्वता है तो तुम्हारे पास समाधान खोजने की भी परिपक्वता है। मैं घर से ये महसूस करते हुए निकली कि दुनिया का सारा बोझ मेरे कंधों पर है। अस्पताल के रास्ते में मैंने मीना को फ़ोन किया। समस्याएं हमारी कल्पना से कहीं ज़्यादा बड़ी हैं। मैंने उसके फ़ोन उठाते ही कहा, मुझे सब बताओ। उसने जवाब दिया और मैंने ऐसा ही किया। मुझे क्या करना चाहिए मीना? वह मेरा बेटा है, मैं उसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकती। नहीं, तुम नहीं छोड़ सकती। वह सहमत हुई। लेकिन तुम खुद को उस गड्ढे में नहीं धकेल सकती जो उसने खोदा है। मैंने अस्पताल के गैराज में गाड़ी पार्क की, अभी भी फ़ोन पर थी। मुझे डर है कि उसके साथ क्या होगा। मीना, जुआ एक बीमारी है। हाँ, यह है। और एक नर्स के रूप में तुम जानती हो कि कुछ बीमारियों को विशेष उपचार की आवश्यकता होती है, न कि केवल माँ की देखभाल की। उसके शब्दों ने मुझे सच्चाई की शक्ति से झकझोर दिया। अपने पूरे करियर में मैंने परिवारों को अपने प्रियजनों के लिए पेशेवर मदद मांगने के लिए प्रेरित किया था। अपना खुद का सलाह मानना इतना मुश्किल क्यों था? मैं सोचूंगी कि क्या करना है, मैंने अंत में कहा। सुनने के लिए धन्यवाद। वह ड्यूटी मेरे जीवन की सबसे कठिन ड्यूटी में से एक थी। आपातकालीन चिकित्सा के कारण नहीं, उन्हें मैं दशकों के अनुभव से संभालना जानती थी। मुश्किल तो ध्यान केंद्रित करना था जब मेरा अपना जीवन बिखर रहा था। टांके और दवाओं के बीच मेरा मन लगातार करण, उसके कर्ज, विश्वासघात पर लौट रहा था। मेरी 20 साल से अधिक की सहकर्मी करुणा ने मेरा ध्यान भटका हुआ देखा। ममता, तुम पीली दिख रही हो, कुछ हुआ है क्या? मैं एक पल के लिए हिचकिचाई। मैं कभी काम पर व्यक्तिगत समस्याएं साझा करने वाली नहीं थी, लेकिन बोझ इतना बड़ा था कि मैं इसे अकेले नहीं उठा सकती थी। घर में समस्याएं, मैंने अंत में स्वीकार किया। मेरे बेटे पर जुए का कर्ज है। करुणा ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। कितना? आधा करोड़। उसने अपनी सांस रोक ली। और मुझे अनुमान लगाने दो, तुम उसे बचाने के बारे में सोच रही हो? मैंने शर्मिंदगी से सिर हिलाया। करुणा ने उसी दृढ़ता से बात की जो वह मुश्किल मरीजों के साथ इस्तेमाल करती थी। तुम्हें पिछले साल का मामला याद है? वह लड़का जो साहूकारों से पिटने के बाद यहाँ आया था। मैं उसे कैसे भूल सकती हूँ? 30 साल का एक युवा, कई चोटों के साथ, हड्डियों के टूटने और अंदरूनी रक्तस्राव से जूझते हुए। हमने उसे बचाने के लिए घंटों संघर्ष किया। उसकी माँ ने 3 गुना कर्ज चुकाया, मीना ने बताया। हर बार उसने जुआ छोड़ने का वादा किया और हर बार वह फिर से उसमें डूब गया, जब तक उसकी माँ के पास बेचने के लिए कुछ नहीं बचा, न घर न गाड़ी। वह अपनी बेटी के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहने लगी, जबकि उसका बेटा लगातार बर्बादी की ओर बढ़ रहा था। मुझे एक सिहरन हुई। यह मेरे ही भविष्य की एक भयावह भविष्यवाणी सुनने जैसा था। यहाँ से निकलने के बाद उसका क्या हुआ? वह एक नशा मुक्ति कार्यक्रम में शामिल हुआ। 8 महीनों से वह ठीक है। लेकिन तुम्हें पता है उसने मुझे क्या बताया जब वह फॉलो अप के लिए आया था? कि उसने ठीक होने को गंभीरता से तभी लेना शुरू किया जब उसे एहसास हुआ कि अब कोई उसके गलतियों का भुगतान नहीं करेगा। उसके शब्द मेरी ड्यूटी के बाकी समय मेरे साथ रहे। जब मैं आखिरकार 36 घंटे बाद अस्पताल से निकली तो मैंने एक निर्णय ले लिया था। ये आसान नहीं होगा, पर ज़रूरी था। घर पर मैंने करण को अकेले बैठक में टीवी देखते हुए पाया। घर अभी भी अस्त व्यस्त था। सिंक में गंदे बर्तन पड़े थे, कपड़े इधर उधर बिखरे थे। उसने सफाई करने की जहमत भी नहीं उठाई थी। रिया नहीं लौटी? मैंने अपना पर्स सोफे पर रखते हुए पूछा। नहीं, उसने टीवी से नज़र हटाए बिना जवाब दिया। उसने कहा कि वह तभी वापस आएगी जब मैं हालात ठीक कर दूंगा। जैसे ये कितना आसान है। मैंने टीवी बंद कर दिया, उसे मेरी तरफ देखने के लिए मजबूर किया। हमें बात करनी है। वह अपनी सुस्ती में बाधा से खींचकर आह भरी। अगर ये कर्ज के बारे में है माँ, तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है कि मेरे पास अभी चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं। यह पैसे के बारे में नहीं है करण, ये तुम्हारे बारे में है, तुम्हारी जुए की समस्या के बारे में। उसका चेहरा सख्त हो गया। मुझे कोई समस्या नहीं है, बस कुछ बार मेरा भाग्य खराब रहा। $500,000 का कर्ज, ये दुर्भाग्य नहीं है बेटा, ये लत है। वह बचाव की मुद्रा में खड़ा हो गया। देखो, अगर तुम मुझे लेक्चर देने आई हो, मैं तुम्हें एक विकल्प देने आई हूँ, मैंने टोकते हुए कहा। एक ही मौका? इससे उसका ध्यान खींचा। वह चुप हो गया, मेरे आगे बोलने का इंतज़ार कर रहा था। पहला विकल्प,
तुम जुए की लत का इलाज कराते हो, एक नौकरी ढूंढते हो, कोई भी नौकरी, और अपने कर्ज खुद चुकाना शुरू करते हो। मैं तुम्हें रिया के बिना 3 महीने तक यहाँ रहने की इजाज़त देती हूँ, जब तक तुम खुद को व्यवस्थित नहीं कर लेते। और दूसरा विकल्प? उसने अविश्वास से पूछा। 30 दिनों में तुम निकल जाओ, जैसा कि नोटिस में लिखा है, और अपनी समस्याएं खुद सुलझाओ, मेरी मदद के बिना, मेरे पैसे के बिना, मेरी छत के बिना। यह उचित विकल्प नहीं है, उसने विरोध किया। मैं ½ मिलियन कैसे चुकाऊंगा? कहाँ काम करके? पेट्रोल पंप पर डिलीवरी बॉय के तौर पर? मुझे नहीं पता करण, लेकिन मैं यह जानती हूँ कि मैं अपने घर को जुए के कर्ज चुकाने के लिए नहीं बेचूंगी, न ही अपनी सेवानिवृत्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दांव पर लगाऊंगी जो खुद की मदद करने को तैयार नहीं है। उसने मुझे अविश्वास से देखा। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं कोई भी हूँ। मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ, तुम हो, और मेरा बेटा होने के नाते मैं झूठ और हेर फेर से ज़्यादा की हकदार हूँ। मैंने अपनी आवाज़ दृढ़ रखी, भले ही मेरा दिल टूट रहा था। अपने विकल्पों पर विचार करो, कल मुझे जवाब चाहिए। मैं अपने कमरे में गई, दरवाज़ा अपने पीछे बंद कर लिया। मैंने करण को नीचे कुछ चिल्लाते हुए सुना, जिसके बाद कांच टूटने की आवाज़ आई। मैं जानने के लिए नीचे नहीं गई। मैं दशकों में पहली बार सीमाएं तय कर रही थी, और यह हम में से किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। उस रात जब मैं सोने की कोशिश कर रही थी, मुझे करण बच्चा याद आया। वह बच्चा जो गरजने पर मेरी बाहों में दौड़ आता था, जो मदर्स डे पर लड़खड़ाते अक्षरों में मेरे लिए कार्ड बनाता था, जो अस्पताल से अपनी सफ़ेद वर्दी में लौटने पर मुझे प्रशंसा से देखता था। वह बच्चा अब कहाँ था? जुए और झूठ में खोया हुआ, मेरा सब कुछ छीनने की योजनाओं में, फ्रिज पर पीली चिपकाने वाली पर्चियों में। आंसू चुपचाप बहने लगे, मेरे तकिए को गीला कर दिया। मैं सिर्फ उस बेटे के लिए नहीं रोई जिसे मैं खो रही थी, बल्कि उस माँ के लिए भी रोई जो मैं रही थी, बहुत ज़्यादा सहिष्णु, बहुत ज़्यादा अंधी, हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार, जो उन बलिदानों की कद्र नहीं करता था। लेकिन भोर में जब सूरज की पहली किरणें खिड़की से अंदर आईं, तो मुझे एक अजीब शांति महसूस हुई। आगे का रास्ता कठिन होगा, लेकिन बहुत समय बाद पहली बार मुझे लगा कि मैं सही काम कर रही हूँ, न केवल अपने लिए बल्कि कर्ण के लिए भी। कर्ण को विकल्प देने के बाद 1 हफ्ता बीत गया था। 7 दिन का लगभग असहनीय तनाव, जहाँ हम एक ही घर में शिष्ट अजनबियों की तरह रहते थे। उसने अगले दिन जवाब नहीं दिया जैसा मैंने मांगा था, न ही उसके अगले दिन। चुप्पी खिंच गई। कभी कभी घर में एक दूसरे से मिलने पर केवल आकस्मिक अभिवादन से टूटती थी। रिया नहीं लौटी। मुझे करण से पता चला कि वह अपने माता पिता के घर पर चीज़ों के सुलझने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने मानसिक रूप से अनुवाद किया। ये इंतज़ार कर रही थी कि मैं हमेशा की तरह हार मान लूँ। 8वें दिन एक बरसाती गुरुवार को मैं अपनी ड्यूटी के बाद घर पहुंची तो करण को रसोई की मेज़ पर बैठा पाया। उसके सामने एक भूरा लिफाफा और एक कप कॉफ़ी था। वह सिर्फ 1 हफ्ते में सालों बूढ़ा लग रहा था। गहरी आंखों के नीचे के काले घेरे, बिना दाढ़ी का चेहरा, उसके कंधों पर उसके विकल्पों के अदृश्य बोझ से झुके हुए थे। माँ, उसने मुझे देखकर अपनी कर्कश आवाज़ में कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मैंने दरवाजे के पास हुक पर अपना गीला कोट टांगते हुए सिर हिलाया। मैंने अपने लिए कॉफ़ी डाली और उसके सामने बैठ गई। मैंने कुछ नशा मुक्ति क्लिनिकों को फ़ोन किया था। उसने मुझे लिफाफा आगे खिसकाते हुए कहना शुरू किया, पुलिया में यही एक क्लिनिक है जिसका जुए के आदी लोगों के लिए एक विशेष कार्यक्रम है। 28 दिन का आंतरिक उपचार, फिर बाहरी रोगी का फॉलोअप। मैंने हैरान होकर लिफाफा खोला। अंदर एक प्रतिष्ठित क्लिनिक के ब्रोशर और फॉर्म थे जो लत में विशेषज्ञ थे। यह सस्ता नहीं था। उपचार लगभग 30,000 रुपये का खर्चा था। ये एक बड़ी रकम थी, पर नामुमकिन नहीं। तुम इसे भरने के लिए क्या कर रहे हो? मैंने कागजात देखते हुए पूछा। उसने मेरी तरफ देखे बिना जवाब दिया। मैंने अपनी गाड़ी बेच दी। उसने बताया कि गाड़ी के पैसे पूरे नहीं पड़े, पर उसने बाकी रकम किस्तों में चुकाने का समझौता कर लिया था। मेरे चेहरे पर हैरानी साफ झलक रही होगी, क्योंकि उसने झट से जोड़ा, मुझे पता है ये मेरे ऊपर चढ़े कर्ज के मुकाबले ज़्यादा नहीं लगता, पर यह एक शुरुआत है। फिर वह कुछ झिझका। मैंने कुछ नौकरियों के लिए भी आवेदन किया है,
कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, पर ईमानदार काम है। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर हेर फेर के संकेत तलाश किए, वही चाल जो वह बचपन में अपनी बात मनवाने के लिए चलाता था। पर जो मैंने देखा वह कुछ अलग था। सच्ची शर्मिंदगी, पछतावा और शायद, सिर्फ शायद, जिम्मेदारी की पहली झलक। तुम कब शुरू कर रहे हो? मैंने आखिर में पूछा। अगर आप मुझे 3 महीने तक यहीं रहने देती हैं, जब तक मैं सब कुछ फिर से व्यवस्थित करता हूँ, तो मैं सोमवार को क्लिनिक में दाखिल हो सकता हूँ। और रिया के बारे में? उसके चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई। हमारा रिश्ता ख़त्म हो गया, या यूं कहूँ कि उसने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया जब उसे पता चला कि मैंने गाड़ी बेच दी है। उसने कहा कि वह एक ऐसे हारे हुए व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसकी कोई संभावना न हो। मुझे एक पल के लिए दया आई, जिसके तुरंत बाद एक विचार आया जिसने मुझे शर्मिंदा किया। क्या राहत मिली? जैसा मेरी दादी कहती थी, एक मुसीबत से छुटकारा मिला। मैंने फिर भी कहा, मुझे अफसोस है, क्योंकि मेरा बेटा दुख में था, चाहे हालात कुछ भी रहे हों। उसने कंधे उचकाए, उदासीन दिखने की कोशिश करते हुए, पर मैंने उसकी आंखों में दर्द देखा। शायद यही बेहतर है। उसने मुझे कभी सच में नहीं चाहा, बस वही जो मैं उसे दे सकता था, या जो उसे लगता था कि मैं दे सकता हूँ। उसने एक गहरी सांस ली। और आपके कर्ज अभी भी वही हैं, उसने आह भरी। पर मैंने एक जुए के कर्जों के विशेषज्ञ वकील से बात की है। उसने कहा कि हम सही कर्जदाताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। जहाँ तक दूसरों की बात है, वह ज़्यादा जटिल होगा, पर नामुमकिन नहीं। मैंने धीरे से सिर हिलाया। ये बरसों में उसकी तरफ से दिखाई गई सबसे ज़्यादा पहल थी। और जो पैसे तुम मुझे देने हैं, करण करण ने घूंट निगला, मैं आपको भी चुकाना चाहता हूँ माँ। अभी नहीं, यकीनन, पर आखिरकार। वकील ने सुझाव दिया कि इसे सबसे ज़रूरी कर्ज़ों के निपटाने के बाद भुगतान योजना में शामिल किया जाए। मैंने अपनी अब गुनगुनी हो चुकी कॉफ़ी का घूंट लिया, सोचते हुए। मेरा एक हिस्सा घायल माँ, धोखा खाई हुई औरत, सख्ती बनाए रखना चाहता था, तुरंत सब कुछ वापस मांगना चाहता था। पर दूसरा हिस्सा, वह नर्स जिसने इतने लोगों को ठीक होने के लिए संघर्ष करते देखा था, किसी ऐसे व्यक्ति के संकेत पहचान रही थी जो सच में बदलना चाहता था। 3 महीने, मैंने आखिर में कहा। तुम 3 महीने रह सकते हो, जब तक तुम इलाज करवाओ और काम ढूंढो, पर कुछ शर्तें हैं। क्या? वह राहत महसूस कर रहा था, लगभग आशावान। सबसे पहले, रिया यहाँ नहीं आएगी, न ही मुलाकातें होंगी। उसने तेज़ी से सिर हिलाया। कोई समस्या नहीं होगी। दूसरा, तुम घर के खर्चों में योगदान करोगे, चाहे शुरुआत में वह कितनी ही छोटी रकम क्यों ना हो। ठीक है। तीसरा, हफ्ते में 2 बार गुमनाम जुआरियों की बैठकों में जाना, बिना एक भी छुट्टी किए। वह थोड़ा हिचका, पर मान गया। ठीक है। और आखिर में मैंने जारी रखा, मैं हर महीने तुम्हारे बैंक स्टेटमेंट देखना चाहती हूँ, जुए के किसी भी संकेत पर, जुए में खर्च किए गए एक भी पैसे पर। यह समझौता ख़त्म हो जाएगा। करण ने गहरी सांस ली, जैसे हिम्मत बटोर रहा हो। मैं सब कुछ मानने को तैयार हूँ, और एक बात और है। मैंने भौहें उठाईं, इंतज़ार करते हुए। मैं आपसे, वह साफ तौर पर असहज होकर खांसा, मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहता था, सिर्फ कर्ज़ों या रिया के साथ योजनाओं के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ के लिए। एक एहसान फरामोश बेटा होने के लिए, उसे आपके खाने पर लेबल लगाने की इजाज़त देने के लिए, उन सभी चीज़ों को भूलने के लिए जो आपने मेरे लिए की। मैं चुप रही, उसे जारी रखने दिया। जब पिताजी गुजरे, आप मुझे दादी के घर भेज सकती थीं, अपनी ज़िंदगी ठीक कर सकती थीं, आगे बढ़ सकती थीं, पर आपने 3 नौकरियां हाँ की, सालों तक रात में 4 घंटे सोईं, यह सब इसलिए ताकि मेरी ज़िंदगी अच्छी हो सके। उसकी आवाज़ भर्रा गई। और मैंने आपको इसका क्या सिला दिया? एक ऐसी औरत को लाकर जिसने आपके अपने घर में आपका अपमान किया, उस छत को बेचने की योजना बनाई जो आपने बनाई थी, एक एक राक्षस बनकर। उसके चेहरे पर आंसू बेरोक बह रहे थे। अब वे चालाकी भरे आंसू नहीं थे जो मैंने कई बार देखे थे, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति का सच्चा रोना था जो अपने बारे में सच्चाई का सामना कर रहा था। मुझे नहीं पता कि आप मुझे माफ़ कर सकती हैं, उसने जारी रखा, या मैं आपकी माफ़ी का हकदार हूँ,
पर मुझे यह जानना ज़रूरी है कि मुझे सच में पछतावा है और मैं अपनी बाकी ज़िंदगी वह बेटा बनने की कोशिश करूँगा जिसके आप हकदार हैं। मेरे अंदर कुछ टूट गया, दर्द से नहीं बल्कि राहत से, जैसे एक घाव जो इतने समय तक संक्रमित रहने के बाद आखिरकार साफ हो गया हो। करण, मैंने धीरे से कहा, मुझे तुम्हारी बाकी ज़िंदगी नहीं चाहिए। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक ज़िंदगी बनाओ, एक ईमानदार, जिम्मेदार, सम्मानजनक ज़िंदगी। मेरे लिए यही काफ़ी होगा। उसने सिर हिलाया, अपने आंसू अपने हाथों के पिछले हिस्से से पोंछते हुए, जैसे वह बचपन में करता था। मैं ये करूँगा माँ, मैं आपसे वादा करता हूँ। मुझसे वादा मत करो, मैंने उठते हुए जवाब दिया। खुद से वादा करो। अगले कुछ दिनों में मैंने करण को पहले से कहीं ज़्यादा सक्रिय देखा। उसने क्लिनिक में अपना दाखिला व्यवस्थित किया, नौकरी के इंटरव्यू दिए, गुमनाम जुआरियों की अपनी पहली बैठक में गया। उसे उन जिम्मेदारियों को निभाते देखना अजीब था जिनसे वह इतने समय से बच रहा था। मेरा एक हिस्सा उम्मीद कर रहा था कि यह सिर्फ एक दौर होगा, कि वह जल्द ही पुरानी आदतों पर लौट आएगा। पर दूसरा हिस्सा, शायद वह हिस्सा जिसने कभी उस पर विश्वास करना नहीं छोड़ा था, एक हल्की सी आशा पालने लगा था। जिस सुबह वह पुणे में क्लिनिक के लिए निकला, मैंने उसे एक छोटा सा बैग पैक करने में मदद की। बुनियादी कपड़े, सफाई का सामान, कुछ किताबें जो उसे पसंद थीं। वह इतना लाचार, इतना जवान लग रहा था कि मुझे यह कहने की इच्छा को रोकना पड़ा, जाओ मत, यहीं रहो, हम इसे किसी और तरह से सुलझा लेंगे। लेकिन मैं जानती थी कि कोई और रास्ता नहीं था। कुछ रास्ते अकेले तय करने होते हैं, चाहे वे कितने भी दर्दनाक क्यों न हों। क्या तुम सच में नहीं चाहते कि मैं तुम्हें छोड़ दूं? मैंने पूछा जब उसने सूटकेस बंद किया। नहीं, मैं यह खुद करना चाहता हूँ। वह हिचकिचाया और फिर बोला, लेकिन पूछने के लिए धन्यवाद। जब टैक्सी आई, मैं उसे दरवाजे तक छोड़ने गई। उसने अचानक मुझे गले लगा लिया, एक मजबूत बेताब आलिंगन, जैसे वह डूबने से बचने के लिए पकड़ रहा हो। मैं तुम्हें मुझ पर गर्व महसूस कराऊंगा माँ, उसने मेरे बालों में फुसफुसाया। मुझे पता है, मैंने जवाब दिया और महसूस किया कि वह वास्तव में ऐसा मानता था। उसके जाने के बाद मैं रसोई में लौट आई और अगल बगल रखे 2 रेफ्रिजरेटरों को देखा। रिया का वाला अभी भी महंगे उत्पादों से भरा था जो अब धीरे धीरे ख़राब हो रहे थे। मेरा वाला ज़रूरी सामान से भरा था, कुछ पर अभी भी पीले लेबल चिपके हुए थे। एक आवेग में मैंने रिया का रेफ्रिजरेटर खोला और सब कुछ बाहर निकालना शुरू कर दिया। आयातित चीज़, महंगी शराब, गौरमेट दही, मैंने जो कुछ भी अभी भी अच्छा था और दान किया जा सकता था उसे अलग कर दिया। जो ख़राब हो गया था उसे फेंक दिया। तुरंत मैंने एक चाकू उठाया और एक एक करके अपने रेफ्रिजरेटर से पीले लेबल खुरचने लगी। हर हटा हुआ लेबल मेरे कंधों से एक बोझ उतरने जैसा था। जब मैं समाप्त कर चुकी, मैंने अपने हाथ में पीले कागज़ों के छोटे से ढेर को देखा, उस अनादर के भौतिक प्रतीक जिन्हें मैंने इतने लंबे समय तक सहन किया था। मैं पिछले आंगन में चली गई, एक माचिस ली और उन सभी को एक छोटे से धातु के डिब्बे में जला दिया। जैसे ही आग ने उस चमकीले पीले रंग को खा लिया, मुझे अपने सीने में एक अजीब सी भावना फैलती हुई महसूस हुई। राहत, दृढ़ संकल्प और आश्चर्यजनक रूप से आशा का मिश्रण। वहीं उन लेबलों को राख में बदलते हुए देखकर मैंने समझा कि ये केवल एक कृतघ्न बेटे या एक चालाक बहू की कहानी नहीं थी। ये एक ऐसी महिला की कहानी थी जो 65 साल की उम्र में सीख रही थी कि सम्मान भीख में नहीं मांगा जाता, उसे मांगा जाता है। और कभी कभी हम जो सबसे गहरा प्यार दिखा सकते हैं वह है मजबूत सीमाएं तय करना, भले ही उसमें दर्द हो, भले ही वह मुश्किल हो, भले ही हमारे अंदर का सब कुछ झुकना चाहे। करण के पुएब्ला में पुनर्वास क्लिनिक में 28 दिन जितनी तेज़ी से गुजर गए मैंने सोचा नहीं था। उसके और रिया के बिना घर में मैंने चुप्पी का आनंद, अपनी गति से जीने की शांति को फिर से खोजा। सालों में पहली बार घर सचमुच मेरा था, बिना लेबलों के, बिना तनाव के, बिना अपने ही स्थान पर लगातार न्याय किए जाने की भावना के। मैंने उन परिवर्तनों को करने का अवसर लिया जिनकी मैं लंबे समय से इच्छा कर रही थी। मैंने बैठक को हल्के सेज ग्रीन रंग में रंगा, जो रिया के बेस्वाद बेस से बहुत अलग था, जिस पर उसने जोर दिया था कि वह अधिक सुंदर था। मैंने फर्नीचर को फिर से व्यवस्थित किया, जो कपड़े में अब नहीं पहनती थी उन्हें दान कर दिया। बगीचे में नए फूल लगाए, पुन
अधिग्रहण के छोटे छोटे कार्य जो मुझे न केवल भौतिक स्थान पर बल्कि अपने जीवन पर भी नियंत्रण वापस दिला रहे थे। अस्पताल में मेरे सहयोगियों ने बदलाव देखा। तुम चमक रही हो ममता, कारमेन ने एक ब्रेक के दौरान टिप्पणी की। क्या हुआ? मैं खुद को पहले रखना सीख रही हूँ, मैंने जवाब दिया, उस कथन की सादगी और गहराई से खुद को आश्चर्यचकित करते हुए। क्लिनिक में रविवार को ही जाने की अनुमति थी। पहली बार में कर्ण की हालत देखकर मैं चौंक गई। वह पीला पड़ा हुआ था, गहरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, हल्का कांप रहा था। उसके थेरेपिस्ट ने बताया कि जुए से वापसी किसी भी पदार्थ की तरह शारीरिक हो सकती है। जैसे मेरा दिमाग उस एड्रेनालाइन के लिए चिल्ला रहा हो, करण ने हमारी निगरानी में बातचीत के दौरान कबूल किया। मुझे कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं कितना आदी था जब तक मैंने रुकने की कोशिश नहीं की। अगली मुलाकातों में मैंने धीरे धीरे सुधार देखा। उसकी त्वचा में रंग लौट रहा था, कंपन कम हो रहा था, उसकी आंखों में कुछ चमक वापस आ रही थी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह पहले की बहानेबाजी और तर्कसंगतता के बिना अपनी समस्या के बारे में अधिक स्पष्ट रूप से बात करने लगा था। थेरेपिस्ट कहता है कि मैं जुए का उपयोग भागने के लिए करता हूँ, उसने हमारी तीसरी मुलाकात में समझाया। उम्मीदों से भागना, जिम्मेदारी से, पर्याप्त अच्छा न होने के डर से। किसके लिए पर्याप्त अच्छा न होने का डर? मैंने पूछा। वह हिचकिचाया। मुख्य रूप से आपके लिए। यह मुझे पेट में एक मुक्के की तरह लगा। करण, मैंने कभी नहीं, यह कुछ ऐसा नहीं है जो आपने जानबूझकर किया माँ। उसने धीरे से बात काटी। बस आप हमेशा इतनी सक्षम, इतनी मजबूत रहीं। नर्सिंग अधीक्षक, अकेली माँ, अपने खुद के घर की मालिक। ऐसा लगता था कि मैं कभी उस स्तर तक नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं कभी नहीं चाहती थी कि तुम ऐसा महसूस करो, मैंने फुसफुसाया, यह महसूस करते हुए कि मेरे अपने कार्यों ने, भले ही वे अच्छी नीयत से हों, उसकी असुरक्षाओं में कैसे योगदान दिया था। मुझे पता है और मैं आपको दोष नहीं दे रहा हूँ। यह सिर्फ एक स्पष्टीकरण है, कोई बहाना नहीं है। वह हल्का सा मुस्कुराया। मैं दोनों में अंतर करना सीख रहा हूँ। क्लिनिक में अपने आखिरी हफ्ते में करण ने मुझे एक आश्चर्यजनक खबर दी। उसे नौकरी मिल गई थी। यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पुएब्ला में एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी में प्रशासनिक सहायक, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक स्थिर वेतन, पुनर्निर्माण का एक अवसर। मैं यहाँ से निकलते ही शुरू कर रहा हूँ, उसने कहा, जाहिर तौर पर गर्व महसूस करते हुए। यह बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन घर के खर्चों में योगदान करने और अपने कर्ज़ों पर बातचीत शुरू करने के लिए काफ़ी है। उसके छुट्टी वाले दिन मैं उसे लेने गई। जब वह कार में बैठा तो वह एक अलग व्यक्ति लग रहा था। न केवल शारीरिक रूप से ठीक हो चुका था, बल्कि एक अलग उपस्थिति, अधिक केंद्रित, अधिक परिपक्व। आने के लिए धन्यवाद, उसने सीट बेल्ट लगाते हुए कहा। ज़रूर आएगी। नहीं बेटा, धन्यवाद कि तुम तब आए जब मुझे तुम्हारी सच में ज़रूरत थी, कि तुमने मुझसे हार नहीं मानी। मैंने इंजन चालू करते हुए मुस्कुराया। हम परिवार हैं करण, असली परिवार कभी हार नहीं मानता। मैंने जो कुछ भी किया उसके बाद भी, और ख़ास कर तुमने जो कुछ भी किया उसके बाद भी। मैंने एक पल के लिए उसे देखा और फिर सड़क पर ध्यान दिया, क्योंकि अब हम अपनी सीमाएं जानते हैं। उसका वापस सामान्य जीवन में आना आसान नहीं था। गहन उपचार के बावजूद करण को रोजाना लालच का सामना करना पड़ता था। उसने अपने मोबाइल पर जुए की साइटों तक पहुंच रोकने के लिए ब्लॉकर लगवाए। उसने अपना क्रेडिट कार्ड मुझे सौंप दिया ताकि मैं उसे संभाल कर रखूं। वह हफ्ते में 2 बार गुमनाम जुआरियों की बैठकों में नियमित रूप से जाता था। और फिर थे वे कर्ज, एक अथाह पहाड़। जुए के कर्ज में विशेषज्ञ वकील ने आधिकारिक लेनदारों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, क्रेडिट कार्डों के साथ बातचीत की। भुगतानों को कम किया गया और कई सालों तक फैलाया गया, लेकिन वे उसके नए वेतन के साथ प्रबंधनीय थे, बशर्ते वह मितव्ययता से जीवन जिए। अनौपचारिक लेनदार, सूदखोर, भूमिगत सट्टेबाज ज़्यादा जटिल थे। कुछ ने कानूनी मध्यस्थों के माध्यम से समझौतों को स्वीकार किया, जबकि अन्य ने धमकियां दीं। एक ख़ास तनाव भरी रात हमें 2 आदमियों की धमकी भरी मुलाकात मिली जो तुरंत भुगतान की मांग कर रहे थे। तुम्हारे पास 1 हफ्ता है, उनमें से सबसे लंबा आदमी बोला, कमरे में चारों ओर ऐसे देखते हुए जैसे कि वह अंदाज़ा लगा रहा हो कि क्या ले जा सकता है।
वरना हम अपना ब्याज सहित वापस लेने आएंगे। उनके जाने के बाद करण पीला पड़ गया था, क्लिनिक के शुरुआती दिनों की तरह कांप रहा था। मुझे बहुत अफसोस है माँ, मैं कभी नहीं चाहता था कि यह खतरा तुम तक पहुँचे। उसी रात मैंने अगस्तु को फ़ोन किया, वह वकील जिसने बेदखली की सूचना में मेरी मदद की थी। मुझे एक और गंभीर समस्या में आपकी मदद की ज़रूरत है, मैंने धमकी भरी मुलाकात बताते हुए समझाया। 2 दिन बाद अगस्तो और उनके साथ काम करने वाले एक निजी जासूस ने हमें धमकाने वाले आदमियों के साथ एक बैठक में भाग लिया। मुझे ठीक ठीक नहीं पता कि क्या कहा गया था, लेकिन वे फिर कभी नहीं लौटे। अगस्तु ने केवल रहस्यमय ढंग से टिप्पणी की, कभी कभी सार्वजनिक बेनकाबी का डर कुछ खास तरह के व्यवसायों के लिए किसी भी चीज़ से ज़्यादा प्रभावी होता है। महीने बीत गए, करण ने अपनी नौकरी बरकरार रखी, खर्चों में योगदान दिया, बैठकों में जाता रहा। धीरे धीरे मैंने अपने बेटे को उस आदमी के रूप में उभरते देखा जिसकी मैंने हमेशा उम्मीद की थी कि वह बनेगा, जिम्मेदार, जागरूक, परिपक्व। रिया ने एक बार लौटने की कोशिश की जब उसे पता चला कि करण को नौकरी मिल गई है और वह व्यवस्थित हो रहा है। वह एक रविवार शाम को घर पर मुस्कुराते हुए और रटे रटाए माफ़ीनामे के साथ दिखाई दी। मैं जल्दबाज थी। उसने मुख्य द्वार पर खड़े होकर कहा, सभी दंपत्ति मुश्किलों से गुजरते हैं, है ना? करण ने उसे देर तक देखा। मैं उसकी आंखों में संघर्ष देख सकती थी, वह आकर्षण जो उसे अब भी महसूस होता था, परिचित चीज़ों पर वापस लौटने का लालच, चाहे वह कितनी भी जहरीली क्यों न हो। रिया, उसने आखिरकार कहा, तुमने मेरी माँ के खाने पर पीले टैग लगाए थे। तुमने उनकी मर्जी के बिना उनका घर बेचने की योजना बनाई थी। जब मुझे सबसे ज़्यादा सहारे की ज़रूरत थी तब तुमने मुझे हारने वाला कहा था। उसने सिर हिलाया। उसके बाद कोई वापसी नहीं है। उसने तुरंत अपनी रणनीति बदल दी। मुस्कान एक कठोर अभिव्यक्ति में बदल गई। तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे बेहतर कोई मिलेगा? $500,000 के कर्ज वाला एक प्रशासनिक सहायक। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या मिलेगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में क्या नहीं चाहता। उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से दरवाज़ा बंद कर दिया। बाद में उसी रात मैंने करण को पिछले आंगन में तारे देखते हुए पाया। मैं राजेश ने सालों पहले बनाए गए बेंच पर उसके बगल में बैठ गई। तुम ठीक हो? मैंने पूछा, उसे एक कप चाय देते हुए। अजीब है, लेकिन हाँ, मैं हूँ। उसने पेय स्वीकार किया। उसकी उंगलियां मेरी छू गईं। एक पल के लिए जब मैंने उसे देखा तो वे सारी भावनाएं वापस आ गईं। प्यार नहीं, बल्कि परिचितपन, जैसे कोई गाना जो तुम्हें पसंद नहीं है लेकिन तुम्हें उसके बोल याद हैं। मैं समझती हूँ माँ। तुम्हें पता है मुझे क्या एहसास हुआ कि अब मैं सम्मान के बदले परिचितपन बदलने को तैयार नहीं हूँ, न अपने लिए न तुम्हारे लिए। मैंने चंद्रमा की चांदी जैसी रोशनी में अपने बेटे को देखा, उसकी जबड़े की दृढ़ रेखा, उसकी आंखों में नई गरिमा पर ध्यान दिया, और मुझे गर्व की लहर महसूस हुई। किसी ऐसी चीज़ के लिए नहीं जो मैंने की थी, बल्कि उस आदमी के लिए जो वह बनने का चुनाव कर रहा था। 3 महीने अगले हफ्ते ख़त्म हो रहे हैं। मैंने सामान्य रूप से टिप्पणी की, हालांकि हम दोनों तारीख से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। करण ने सिर हिलाया। मैंने पहले ही जगह ढूंढनी शुरू कर दी है। मेरे जुआरियों के गुमनाम संगठन का एक सहकर्मी है जिसे पुएब्ला में किराए के लिए किसी की ज़रूरत है। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, पता है। शब्द मेरे रोके बिना निकल गए। वह मुस्कुराया। हाँ, मुझे जाना है माँ, इसलिए नहीं कि तुम मुझे यहाँ नहीं चाहती, बल्कि इसलिए कि अब समय आ गया है। वास्तव में अब तो समय से भी ज़्यादा हो गया है। हम एक पल के लिए चुपचाप बैठे रहे, अपनी चाय पीते हुए, तारों भरे आसमान को निहारते हुए। ये एक आरामदायक चुप्पी थी, ऐसी जो केवल उन लोगों के बीच होती है जिन्होंने आखिरकार सच्चा संतुलन पा लिया है। धन्यवाद, उसने आखिरकार कहा। किस लिए? मुझे गिरने देने के लिए। यही एकमात्र तरीका था जिससे मैं उठना सीख पाया। करण के जाने के बाद 1 साल बीत चुका है। वह ज़्यादा दूर नहीं गया, बस यहाँ से 20 मिनट की दूरी पर एक मामूली अपार्टमेंट में रहता है जिसे वह अपने जुआरियों के गुमनाम संगठन के सहकर्मी के साथ साझा करता है। हमने एक दिनचर्या बना रखी है। रविवार को मेरे घर पर रात का खाना, हफ्ते के दौरान फ़ोन कॉल, कभी कभी बस नमस्ते कहने के लिए संदेश। इस नई गतिशीलता ने हमें तब से ज़्यादा करीब ला दिया है जब हम एक ही छत के नीचे रहते थे।
रोज़ाना साथ रहने के दबाव के बिना, सालों की अधूरी अपेक्षाओं से जमा हुए तनाव के बिना हम बड़ों के रूप में खुद को नए सिरे से पहचान रहे हैं। मैं एक माँ के दायरे से बाहर निकलकर एक स्त्री के रूप में, और वह एक समस्याग्रस्त बेटे के दायरे से बाहर निकलकर एक पुरुष के रूप में। आज का रविवार कुछ अलग है। करण हमारे नियमित खाने पर आ रहा है, लेकिन इस बार वह किसी को साथ ला रहा है। उसने फ़ोन पर बताया, एक दोस्त, लेकिन उसका लहजा कुछ और ही संकेत दे रहा था। रिया के बाद ये पहली बार है जब उसने किसी महिला का जिक्र किया है, और मैं मानती हूँ कि मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। मैं घर को सावधानी से तैयार करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि ऐसा न लगे कि मैं प्रभावित करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इतना तो ज़रूर कि ये लगे कि मैं इस अवसर को महत्व देती हूँ। मैं लाजानियाँ बनाती हूँ, जो बचपन से कर्ण का पसंदीदा है, और ताज़े सलाद के साथ अपने बगीचे की सब्जियाँ, जो इन महीनों में मेरे लिए एक शांति का ठिकाना बन गया है। ठीक 6 बजे घंटी बजती है। करण हाल तक कभी इतना समय का पाबंद नहीं था। यह उसके बदलाव का एक और छोटा संकेत है। जब मैं दरवाज़ा खोलती हूँ तो अपने बेटे को हाथ में शराब की बोतल के साथ मुस्कुराते हुए देखती हूँ, और उसके बगल में भूरे छोटे बालों वाली एक अधेड़ उम्र की महिला खड़ी है, जिसके चेहरे पर एक शर्मीली मुस्कान है। वह कहता है, माँ, ये रेणुका है। उसकी आवाज़ में हल्का गर्व है। रेणुका कहती है, रेणुका मेरी माँ, ममता, आपसे मिलकर आखिरकार बहुत अच्छा लगा। हाथ बढ़ाते हुए। उसकी पकड़ मजबूत है। उसकी आंखें बिना झिझक मेरी आंखों से मिलती हैं। करण आपके बारे में बहुत बातें करता है, मैं जवाब देती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अच्छी बातें होंगी। उन्हें अंदर आने का न्योता देते हुए वह मुझे वायलेट फूलों का एक छोटा गुलदस्ता देती हुई कहती है, सबसे अच्छी बातें। मुझे पता चला कि आपको पौधे पसंद हैं। रात का खाना इतनी सहजता से बीतता है कि मैं हैरान रह जाती हूँ। रेणुका वैसी नहीं है जैसी मैंने उम्मीद की थी, न बहुत ज़्यादा युवा, न रिया की तरह दिखावे से चकाचौंध होने वाली। वह 42 साल की है। वह एक हाई स्कूल में इतिहास की अध्यापिका है, तलाकशुदा है, उसके कोई बच्चे नहीं हैं। वह करण से 6 महीने पहले नगर निगम पुस्तकालय के एक रीडिंग ग्रुप में मिली थी। वह प्यार से करण की ओर देखते हुए बताती है, मैं द ओल्ड मैन एंड द सी पढ़ रही थी। मुझे अपनी उम्र के किसी आदमी को हेमिंगवे में इतना लीन देखकर दिलचस्प लगा। आमतौर पर मैं इसे अपने छात्रों में तभी देखती हूँ जब मैं उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर करती हूँ। करण हंसता है। दृढ़ता के बारे में, सब कुछ खो जाने पर भी लड़ते रहने के बारे में कहानियों को पढ़ना मेरी थेरेपी का हिस्सा था। मैं रात के खाने के दौरान उनकी बातचीत का निरीक्षण करती हूँ। जिस तरह से वह उसे देखता है, रिया के साथ जैसी उसकी हताश निर्भरता थी, वैसी नहीं बल्कि सम्मान और प्रशंसा के साथ। जिस तरह से वह उसे सुनती है जब वह बोलता है, चौकस और उपस्थित। ये छोटे सूक्ष्म संकेत हैं, लेकिन वे कुछ ऐसा उजागर करते हैं जिससे मुझे गहरी राहत मिलती है। एक स्वस्थ नींव पर बना रिश्ता। जब हम मिठाई परोसते हैं, सुबह का बना सेब पाई, तो रेणुका मेरे अस्पताल के काम के बारे में पूछती है। सालों में ये पहली बार है कि किसी ने मेरे काम में सच्ची दिलचस्पी दिखाई है। रिया ने कभी नहीं पूछा। वे हमेशा बात को अपनी तरफ मोड़ देती थी अगर उसे ज़रा भी लगता कि बातचीत उसके इर्द गिर्द नहीं घूम रही है। रेणुका कहती है, करण ने बताया कि आप रिटायर होने की सोच रही हैं। जब हम कॉफ़ी का स्वाद लेते हैं, मैं स्वीकार करती हूँ, मैं इस पर विचार कर रही हूँ। 40 साल बाद मेरा शरीर नाइट ड्यूटी से शिकायत करने लगा है। और आप आगे क्या करने की योजना बना रही हैं? वह वास्तव में उत्सुक लगती है। यह सवाल मुझे अचंभित कर देता है। मैं इतनी व्यस्त थी जीने में, काम करने में, दूसरों की देखभाल करने में, कि मैंने शायद ही कभी इस बारे में सोचा कि मैं वास्तव में अपने लिए क्या चाहती थी। मैं ईमानदारी से जवाब देती हूँ, मुझे यकीन नहीं है। शायद थोड़ा सफ़र करूँ। ऐसी बहुत सी जगहें हैं जहाँ मैं कभी नहीं गई। करण बीच में कहता है, मेरी माँ ने हमेशा दक्षिणी इटली देखने का सपना देखा था, उनके दादादी की ज़मीन। रेणुका उत्साहित होकर कहती है, सच में, मैं अपनी मास्टर्स करते हुए 2 साल नेपल्स में रही थी। यह बिल्कुल अद्भुत है।
वह समुद्र किनारे के छोटे छोटे गांवों, घर के बने खाने के बेजोड़ स्वाद, इटालियंस की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी का वर्णन करना शुरू करती है। उसकी आंखों में अपनी यादें ताज़ा करते हुए चमक आती है और मैं उसकी कहानियों में खो जाती हूँ। खुद को उन पत्थर की गलियों में चलते हुए देखती हूँ जिनका वह इतने प्यार से वर्णन करती है। वह कहती है, आपको जाना चाहिए। आखिरकार अगर पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद कोई सपना पूरा करने लायक है तो वह यही है। उस पल मेरे अंदर कुछ स्पष्ट हो जाता है, एक निश्चितता कि अब अपने लिए जीने का समय आ गया है, स्वार्थी या लापरवाह तरीके से नहीं, बल्कि आत्म देखभाल और आत्मबोध के सबसे पूर्ण अर्थ में। बाद में जब करण और रेणुका जाने वाले होते हैं तो मेरा बेटा मुझे रोज़ से ज़्यादा ज़ोर से गले लगाता है। खाने के लिए धन्यवाद माँ, मज़ा आया। रेणुका ख़ाइस है। मुझे बेहतर शब्द नहीं मिलते, लेकिन वह समझ जाता है। हाँ, वह है। वह मुस्कुराता है और मैं उस मुस्कान में कुछ ऐसा देखती हूँ जो मैंने बहुत समय से नहीं देखा था, शांति। और तुम जानती हो वह और क्या है? कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मेरे साथ अपना अपार्टमेंट साझा करने में कोई परवाह नहीं होगी, बिना किसी पीले टैग के, बिना किसी शक्ति के खेल के, बस साथ। यह अद्भुत है करण। यह मेरे जीवन में सब कुछ से अलग है। वह हिचकिचाता है। दरअसल मैं आज यहाँ केवल तुमसे उसका परिचय कराने नहीं आया था, बल्कि तुम्हें एक खबर भी देने आया था। मेरा प्रमोशन हो गया है। कुछ असाधारण नहीं, बस प्रशासनिक टीम का समन्वयक, लेकिन इसका मतलब है बेहतर वेतन। मुझे तुम पर बहुत गर्व है और इसका मतलब है कि मैं तुम्हें अब सही मायने में पैसे देना शुरू कर सकता हूँ। मैं भ्रमित होकर माथा सिकोड़ती हूँ। कर्ज के पैसे चुकाने के लिए वह अपनी जेब से एक लिफाफा निकालता है। ये कई में से पहला है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये एक शुरुआत है। मैं लिफाफे को देखती हूँ, मेरा गला रुंध जाता है। उस मूल्य के कारण नहीं जो मैं जानती हूँ कि मामूली है, बल्कि उसके प्रतीकात्मकता के कारण, उस भाव की। वादा निभाया गया, जिम्मेदारी ओढ़ी गई, सम्मान प्रकट हुआ शब्दों से नहीं, बल्कि ठोस कर्मों से। बेटा, ये इंतज़ार कर सकता है, मैं उसकी बाँह छूते हुए कहती हूँ। अभी तुम्हारी और प्राथमिकताएं हैं। नहीं माँ, उसका स्वर कोमल है पर दृढ़। यह मेरी प्राथमिकता है, हमेशा रहेगी, क्योंकि ये केवल पैसे की बात नहीं है। यह मेरे वचन को निभाने की बात है। ये तुम्हें हर दिन यह दिखाने की बात है कि तुम्हारा त्याग व्यर्थ नहीं गया। मैं लिफाफा स्वीकार करती हूँ, इस पल की महत्ता को पहचानते हुए, उसके सुधरने और हमारे रिश्ते के लिए। उनके जाने के बाद मैं छत पर एक गिलास शराब के साथ बैठकर रात के आकाश को निहारती हूँ। मैं सोचती हूँ कि जीवन कैसे घूमता है, कैसे एक दर्दनाक स्थिति से, जैसे कि फ्रिज पर चिपके लेबल से, हमारी पारिवारिक गतिशीलता में एक पूरा बदलाव आया। मैं वह लिफाफा खोलती हूँ जो करण ने मुझे दिया था। अंदर एक छोटे से चेक के अलावा एक हाथ से लिखा नोट है। कई में से यह पहला है। मुझ पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, जब मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता हूँ माँ। आंसू चुपचाप बहते हैं, पर राहत देने वाले। वे दुख के आंसू नहीं हैं, न ही केवल शुद्ध खुशी के। वे हमारे लंबे और कठिन मार्ग की पहचान के आंसू हैं, उन घावों के जो अभी भी भर रहे हैं, और एक नई और उज्जवल यात्रा के जो हमारे सामने खुल रही है। उस रात मैं 2 फैसले लेती हूँ। पहला, सोमवार को मैं अस्पताल में अपने बॉस से अपनी सेवानिवृत्ति के बारे में बात करूँगी। 40 साल काफ़ी हैं, अब बाकी बचे सालों को पूरी तरह से जीने का समय है। दूसरा, मैं अपने बचाए गए कुछ पैसों का इस्तेमाल अपने इटली जाने के सपने को पूरा करने के लिए करूँगी। इसलिए नहीं कि मैं उन सभी परेशानियों के बाद इनाम की हकदार हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने आखिरकार समझ लिया है कि दूसरों की देखभाल करना खुद की देखभाल से शुरू होता है। और जैसे ही मैं करण का नोट अपनी यादों के बक्से में रखती हूँ, मुझे फ्रिज पर लगे उन पीले लेबलों के लिए एक अप्रत्याशित कृतज्ञता महसूस होती है। वे दर्दनाक थे, अपमानजनक थे, क्रूर थे, लेकिन वे वह उत्प्रेरक भी थे जिसने मुझे जगाया, जिसने मुझे सीमाएं निर्धारित करने के लिए मजबूर किया, जिसने न केवल मेरे बेटे को बल्कि मुझे भी बदल दिया। कभी कभी सबसे बड़े घाव ही सबसे गहरे परिवर्तन लाते हैं, और कभी कभी अनादर का कड़वा स्वाद सहना पड़ता है ताकि सच्चे प्यार का मीठा स्वाद फिर से मिल सके। वह जो दबाता नहीं, नियंत्रित नहीं करता, कम नहीं करता, बल्कि ऊपर उठाता है, मुक्त करता है और गरिमा प्रदान करता है। करण ने जिस रेनाटा से मुझे मिलवाया था, उस रात के खाने को
3 साल बीत चुके हैं। अब जब मैं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ, समय अलग ढंग से बीतता है। अब ये ड्यूटी या आपातकाल में नहीं मापा जाता, बल्कि रोज़मर्रा के छोटे सुखों और महत्वपूर्ण क्षणों में मापा जाता है। करण और रेनाटा ने 1 साल पहले उसके बगीचे में एक साधारण समारोह में शादी की थी। कुछ भी दिखावटी नहीं, बस कुछ करीबी दोस्त, घर का बना खाना और हल्का संगीत। रिया के साथ बिताई जीवन से कितना अलग, जो दिखावे और हैसियत पर केंद्रित था। मैं इटली गई, जैसा मैंने खुद से वादा किया था। मैंने अमाल्फी तट के छोटे छोटे गांवों में 2 महीने बिताए। कैलाब्रिया में अपने दादा दादी की ज़मीन देखी। नेपल्स की संकरी गलियों में खो गई। मैं अकेली यात्रा करती थी, कुछ ऐसा जो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं करने की हिम्मत करूंगी। मैंने एक ऐसी स्वतंत्रता की खोज की जिसे मैं नहीं जानती थी। विदेशी भूमि में अपना रास्ता खोजने की क्षमता, अपनी सीमित इतालवी के साथ भी संवाद करने की, क्षणिक लेकिन महत्वपूर्ण दोस्ती बनाने की। जब मैं लौटी तो मुझे ताजगी महसूस हुई, जैसे मैंने न केवल एक देश बल्कि पुराने ढर्रे और अपेक्षाओं को भी पीछे छोड़ दिया था। घर अलग लग रहा था। अब यह क्षेत्र या सम्मान के लिए लड़ाई का स्थान नहीं था, बल्कि एक शांत आश्रय था, जहाँ मैं बस ममता हो सकती थी। केवल नर्स नहीं, केवल माँ नहीं, बल्कि अपनी जटिलताओं और इच्छाओं में एक पूर्ण महिला। आज एक ख़ास दिन है। करण और रेनाटा मेरे साथ दोपहर के खाने पर आ रहे हैं, जैसा वे नियमित रूप से रविवार को करते हैं। लेकिन इस बार वे एक खबर लेकर आ रहे हैं। उन्होंने मुझे नहीं बताया कि ये क्या है, बस इतना कि यह महत्वपूर्ण है और वे व्यक्तिगत रूप से बताना चाहते थे। मैं एक साधारण लेकिन अच्छी तरह से बनाया गया भोजन बनाती हूँ। मशरूम रिसोटो, हरी सलाद, घर का बना ब्रेड, जो मैंने सेवानिवृत्ति के बाद बनाना सीखा। मैं प्यार से मेज़ लगाती हूँ, बीच में बगीचे से ताज़े फूल रखती हूँ। छोटे छोटे अनुष्ठान जिन्हें मैंने महत्व देना सीखा है, जो रोज़मर्रा को उत्सव में बदल देते हैं। जब वे आते हैं तो मैं तुरंत कुछ अलग महसूस करती हूँ। उनके बीच लगभग एक स्पष्ट ऊर्जा है, आंखों में चमक, हाथ जो मिलते हैं और मौन सहभागिता में कसते हैं। प्रारंभिक गले मिलने और हमारे कैसे होने के बारे में सामान्य प्रश्नों के बाद हम दोपहर का भोजन करने बैठते हैं। काम, किताबों, खबरों पर बातचीत स्वाभाविक रूप से बहती है। करण एक विशेषज्ञता पाठ्यक्रम के बारे में बात करता है, जो उसने हाल ही में शुरू किया है। रेनाटा अपने छात्रों और एक मौखिक इतिहास परियोजना के बारे में बताती है, जिसे वह स्कूल में विकसित कर रही है। यह केवल तब होता है जब हम मिठाई परोसते हैं। रेनाटा द्वारा लाया गया एक नींबू का टार्ट कि करण आखिरकार अपना गला साफ करता है, एक घबराहट वाला इशारा जिसे मैं उसकी किशोरावस्था से जानती हूँ। माँ, वह रेनाटा का हाथ मेज़ पर पकड़े हुए शुरू करता है। हमें एक खबर साझा करनी है। मेरा दिल तेज धड़कता है। जिस तरह से वे एक दूसरे को देखते हैं, उससे मुझे ठीक ठीक पता चल जाता है कि आगे क्या होने वाला है। हम एक बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं, रेनाटा घोषणा करती है। उसकी आवाज़ नरम लेकिन दृढ़ है। 3 महीने हो चुके हैं। मुझे जो खुशी महसूस होती है वह तात्कालिक और भारी है। आंसू बह निकलते हैं जिन्हें मैं रोक नहीं पाती। एक बच्चा, मैं दोहराती हूँ, जैसे मुझे इसे अपने ही स्वर में सुनने की ज़रूरत थी ताकि मैं विश्वास कर सकूँ। हाँ, कर्ण पुष्टि करता है। उसका चेहरा इस तरह से चमक रहा है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। तुम दादी बनने वाली हो, माँ। दादी, ये शब्द मेरे भीतर गूंजता है, नए दरवाजे खोल रहा था जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। इतने सालों तक सिर्फ माँ बनकर परिवार की रोटी कमाने वाली, घर संभालने वाली और सीमाएं तय करने वाली ममता के लिए अब एक नई भूमिका थी। एक बेटी है, रिया ने कहा, अपना हाथ अपने पेट पर हल्के से फेरते हुए, जो अब भी मुश्किल से दिखाई दे रहा था। हमें पिछले हफ्ते ही पता चला। एक बेटी, ममता ने विस्मय से दोहराया। वह उन्हें गले लगाने के लिए उठी। भविष्य के साथ एक ऐसा जुड़ाव महसूस कर रही थी जिसकी उसे जीवन के इस पड़ाव पर उम्मीद नहीं थी। शुरुआती उत्साह शांत होने के बाद करण ने रिया की ओर देखा, जैसे चुपचाप कुछ और कहने की अनुमति मांग रहा हो। रिया ने धीरे से सिर हिलाया। माँ, करण ने कहा, हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। बेशक, कुछ भी। हमने उसका नाम ममता रखने का फैसला किया है। उसकी आवाज़ भावनाओं से भरी हुई थी। अगर आपको ठीक लगे तो हम चाहते हैं कि वह आपका नाम ले। पल भर के लिए जैसे दुनिया ठहर गई। जीवन में मिले सभी सम्मानों में से, अस्पताल में मिले पुरस्कार, पेशेवर पहचान,
कोई भी इसकी बराबरी नहीं कर सकता था। उसका नाम एक नए जीवन के माध्यम से आगे बढ़ रहा था, एक नई ममता जो उन परिस्थितियों से इतनी अलग परिस्थितियों में दुनिया में आएगी जिनका उसने सामना किया था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा सम्मान होगा, वो आखिरकार कह पाई। बाद में जब वे छत पर कॉफ़ी पी रहे थे, करण ने उसे एक छोटा सा पैकेट दिया। ये क्या है? उसने आश्चर्य से पूछा। कुछ ऐसा जो मैं चाहता हूँ कि छोटी ममता के आने से पहले आपके पास हो। उसने सावधानी से पैकेट खोला। अंदर एक खुदी हुई लकड़ी का डिब्बा था, बेहद खूबसूरत। उसे खोलने पर उसे कुछ ऐसा मिला जिससे उसका दिल एक पल के लिए ठहर गया। वह अनुबंध जो उसने सालों पहले करण के साथ किया था, उस पर लाल रंग में निपटाया गया शब्द अंकित था। कैसे? उसने दस्तावेज पर उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाया। मुझे लगा था कि इसमें अभी सालों लगेंगे। मैंने कुछ चीज़ें बेचीं, अतिरिक्त घंटे काम किया, हर संभव पैसा बचाया। उसने समझाया। मैं पिता बनने से पहले इसे सुलझाना चाहता था। मैं इस नए चरण को अतीत के किसी भी कर्ज के बिना शुरू करना चाहता था। उसने अनुबंध की जांच की, जिसमें संलग्न रसीदें, पिछले 3 सालों में नियमित स्थानांतरण देखे। करण ने न केवल अपना वादा निभाया था, उसने सुख सुविधाओं और विलासिता से ऊपर इस प्रतिबद्धता को प्राथमिकता दी थी। मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, उसने भावुक होकर स्वीकार किया। आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, वह मुस्कुराया। मैं बस यह चाहता था कि आप जान जाएं कि आपने मुझे सम्मान, जिम्मेदारी और परिणामों के बारे में जो सबक सिखाया है, वही मैं अपनी बेटी को भी देना चाहता हूँ। रिया, जो चुपचाप ये सब देख रही थी, ने धीरे से जोड़ा। करण ने मुझे पूरी कहानी बताई। फ्रिज पर लगे लेबल, रिया, जुए का कर्ज, सब कुछ। और तुम भाग नहीं गई? ममता ने पल के तनाव को कम करने की कोशिश करते हुए मजाक किया। इसके विपरीत, रिया ने करण को प्यार से देखा। मुझे इस आदमी से ठीक उसकी ईमानदारी के लिए प्यार हो गया, अपनी गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने के लिए काम करने की उसकी क्षमता के लिए। ये अतीत नहीं है जो किसी व्यक्ति को परिभाषित करता है, बल्कि वह उन सीखे गए सबकों के साथ क्या करना चुनता है। उसके शब्द मेरे दिमाग में गूंजे, कुछ ऐसा क्रिस्टलीकृत कर रहे थे जिसे मैंने महसूस किया था, लेकिन कभी पूरी तरह से व्यक्त नहीं किया था। सीमाओं का परिवर्तनकारी मूल्य। एक माँ के रूप में मेरा सबसे बड़ा प्यार तब नहीं था जब मैंने हार मानी, जब मैंने सब कुछ त्याग दिया, जब मैंने चोट पहुँचाने के डर से गलतियों को अनदेखा किया। ये तब था जब मैंने कहा था बस, जब मैंने स्पष्ट परिणाम स्थापित किए, जब मैंने सम्मान की मांग की, न केवल अपने लिए बल्कि करण के लिए, उस आदमी के लिए जो मैं जानती थी कि वह बन सकता है। महीनों बाद ममता अस्पताल के प्रतीक्षालय में थी, इस बार नर्स के रूप में नहीं बल्कि एक चिंतित दादी के रूप में। रिया का प्रसव सुबह सुबह शुरू हो गया था और करण तब से उसके साथ था। वह इधर उधर टहल रही थी, कई अन्य प्रतीक्षालयों को याद कर रही थी, कई अन्य जन्मों को जिनकी उसने पेशेवर रूप से निगरानी की थी, लेकिन किसी भी चीज़ ने उसे इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। चिंता, खुशी और निरंतरता की एक अजीब भावना का यह मिश्रण। जब करण आखिरकार गलियारे में आया तो उसका चेहरा सब कुछ बता रहा था, इससे पहले कि शब्द बाहर आते। वह पैदा हुई, उसने भरी आवाज़ में घोषणा की। सही, बिल्कुल सही। उसे उस कमरे में ले जाया गया जहां रिया थकी हुई लेकिन दीप्तिमान अपनी बाहों में एक छोटे से बंडल के साथ आराम कर रही थी। जब ममता पास पहुंची तो रिया ने बच्चे को हल्का सा उसकी ओर उठाया। ममता, उसने धीरे से कहा, अपनी दादी से मिलो। ममता। ममता ने उस नन्ही सी जान को अपनी बाहों में लिया, उन अभी भी अस्पष्ट विशेषताओं को देख रही थी जो एक दिन एक अद्वितीय चेहरे में बदल जाएंगी। उसकी नन्ही आंखें एक पल के लिए खुलीं, जैसे वह उसे पहचानने की कोशिश कर रही हो, और उसे एक तात्कालिक जुड़ाव महसूस हुआ, न केवल इस नए जीवन के साथ बल्कि उन सभी पीढ़ियों के साथ जो पहले आई थीं और जो बाद में आएंगी। नमस्ते नन्ही ममता, ममता ने फुसफुसाया। दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। करण ने अपना हाथ ममता के कंधों पर रखा। उसका जीवन अलग होगा, उसने कहा, मुझसे ज़्यादा खुद से। कोई लेबल नहीं, कोई सत्ता का खेल नहीं, कोई अनादर नहीं, मैं इसका ख्याल रखूँगा। मुझे पता है कि तुम करोगी, ममता ने जवाब दिया, उसका खाली हाथ पकड़े हुए।
उस पल अस्पताल के उस कमरे में 3 पीढ़ियों को एक साथ देखते हुए ममता समझ गई कि चक्र टूट गया था, कि अनादर और अपमान की स्थिति से न केवल एक बदला हुआ आदमी पैदा हुआ था, बल्कि इस बच्ची के लिए एक अलग भविष्य का वादा भी पैदा हुआ था, जो अब उसकी बाहों में सो रही थी। और ममता ने विडंबना और कृतज्ञता के मिश्रण के साथ सोचा कि यह सब फ्रिज पर लगे पीले लेबल से शुरू हुआ था। कैसे सबसे तुच्छ क्षण सबसे गहरे परिवर्तनों को ट्रिगर कर सकते हैं। कैसे कभी कभी हमें कुछ खोना पड़ता है, गरिमा, आराम, सुरक्षा, कुछ कहीं अधिक मूल्यवान वापस पाने के लिए। अपना आत्ममूल्य, सीमाएं स्थापित करने की अपनी क्षमता, सम्मान की मांग करने का अपना साहस। ममता ने छोटी ममता की ओर देखा और एक खामोश वादा किया। वह यह जानकर बड़ी होगी, यह उसकी दादी, उसके पिता और उस यात्रा की कहानी जानेगा जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। वह यह सीखेगा कि प्यार का मतलब सब कुछ बर्दाश्त करना नहीं होता, कि सच्चा परिवार आपसी सम्मान पर टिका होता है। और कभी कभी सबसे साहसिक कार्य केवल बस अब और नहीं कहना होता है, आज से चीज़ें अलग होंगी, क्योंकि अंततः यह फ्रिज पर लगे लेबल नहीं हैं जो यह तय करते हैं कि हम कौन हैं। यह हमारी प्रतिक्रिया है जो हमारी वास्तविक शक्ति को उजागर करती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया सदस्यता लें और टिप्पणियों में बताएं कि किस हिस्से ने आपको चकित कर दिया। और हाँ, विशेष वीडियो तक पहुंच के लिए सदस्य बनना न भूलें, जो मैं यहाँ अपलोड नहीं करता। मैं वहाँ आपका इंतज़ार करूँगा।